हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, हाल ही के दिनों में पूछे गए हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह आप वीडियो देख सकते हैं। प्रैक्टिस के तौर पर भी आप वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, परजीवी कृमि निम्नलिखित में से किस रोग से होता है। परजीवी कृमि निम्नलिखित में से किस रोग से होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एस्कारियासिस होता है परजीवी कृमि, इससे रोग होता है। एस्कारियासिस एक परजीवी रोग है जो आस्केरिस लुम्बिकोइड्स नामक परजीवी कृमि के कारण होता है। यह एक प्रकार का गोल कृमि है। संक्रमण कैसे फैलता है यह, तो दूषित भोजन या पानी से, हाथों की सही सफाई न होने पर और मल से दूषित मिट्टी के संपर्क आने से। लक्षण क्या है इसके, तो पेट दर्द, उल्टी या मतली, भूख न लगना या वजन कम होना, पेट में कृमियों की मौजूदगी, यह इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऑप्शन दिया फिलपाव क्या है, तो फिलपाव जो यह रोग फाइलेरिया कृमि का कारण होता है। एड्स क्या है, तो यह एक वायरस एचआईवी से होता है। मलेरिया जो है या प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। तो ऑप्शन में पूछा परजीवी कृमि से कौन सा रोग होता है, तो एस्कारियासिस रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसका परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टरों में मंदक का काम न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना होता है ताकि न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 जैसे विखंडनीय तत्वों के साथ बेहतर ढंग से प्रतिक्रिया कर सके और सतत विखंडन श्रृंखला बनी रहे। मंदक के रूप में प्रयोग होने वाले पदार्थ जो है वह होता है पहला ग्रेफाइट, जो ठोस कार्बन के रूप में। एक होता है भारी जल का भी प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं D2O। क्या है जिसका रासायनिक सूत्र, तो DTO है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कुछ रिएक्टरों में ये दोनों न्यूट्रॉन को बिना अवशोषित किए उनकी गति को कम कर देते हैं। अन्य विकल्प में दिया कैडमियम, तो कैडमियम जो है न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में इस्तेमाल होता है। यूरेनियम जो है या ईंधन के रूप में प्रयोग होता है परमाणु रिएक्टर में। और कोबाल्ट है या रेडियोथेरेपी आदि में उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट्स किस आकार के दर्पण का उपयोग करती हैं। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट्स किस आकार के दर्पण का उपयोग करती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन ए अवतल आकार का। कारों और स्कूटरों की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण पर जब प्रकाश स्रोत जैसे बल्ब को फोकस के पास रखा जाता है तो यह दर्पण प्रकाश किरणों को समांतर किरणों के रूप में परावर्तित करता है। इससे प्रकाश की एक तीव्र दूर तक जाने वाली किरण बनती है जो सड़क को रोशनी करती है। अन्य विकल्पों की बात करें तो उत्तल दर्पण जो है या पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग होता है क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र दिखाता है लेकिन हेडलाइट के लिए प्रयुक्त नहीं होता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एक टैडपोल किस प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। एक टैडपोल जो है किस प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है कार्यांतरण के रूप में। टैडपोल से वयस्क मेढक बनने की प्रक्रिया को कार्यांतरण कहा जाता है। टैडपोल जल में रहने वाला, पूंछ वाला, गलफड़ों से सांस लेने वाला एक प्रारंभिक चरण है। टैडपोल समय के साथ उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं जैसे पूंछों का लुप्त होना, चार पैरों का विकास होना, फेफड़ों का विकास और गलफड़ों का गायब होना, अतः यह एक वयस्क स्थलीय मेढक में बदल जाता है। ऑप्शन में दिया निषेचन, तो निषेचन क्या है, यह शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया है जिससे टैडपोल उत्पन्न होता है। मुकुलन क्या है, तो यह एक प्रकार का अलिंगिक जनन है जो हाइड्रा जैसे जीवों में होता है। क्लोनिंग क्या है, तो एक जीव के समान प्रतिरूप बनाने की प्रयोगशाला आधारित प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य की आहार नली का हिस्सा नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है सांस की नली जो है मनुष्य की आहार की नली का नहीं है। मनुष्य की आहार नली में वह सभी अंग शामिल होते हैं जिनसे भोजन गुजरता है जैसे मुख गुहा, भोजन नलिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। परंतु सांस की नली ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है और ना ही यह शरीर के किसी शारीरिक रचना का नाम है। यह केवल एक भ्रमित करने वाला काल्पनिक विकल्प है।
आहार नली के प्रमुख हिस्सों की बात करें तो भोजन नलिका मुख से अमाशय तक भोजन ले जाता है। आंत क्या करता है, तो आंत जो है पोषण का पाचन और अवशोषण यही होता है। मलाशय क्या, तो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है गैर संपर्क बल के उदाहरण क्या है। गैर संपर्क बल के उदाहरण क्या है, ये आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल के उदाहरण है। क्या है गैर संपर्क बल, तो गैर संपर्क बल वह बल होते हैं जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के वस्तुओं पर कार्य करते हैं। गैर संपर्क बलों के चलिए प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी किसी वस्तु को बिना छुए अपनी ओर खींचती या गैर संपर्क बल का उदाहरण है। चुंबकीय बल, चुंबक लोहे के टुकड़े को दूरी से खींचता है यह भी गैर संपर्क बल का उदाहरण है, बिना छुए हुए। विद्युत बल जो है चार्ज वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, यह भी गैर संपर्क बल का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं, यह आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो रंगहीन लवक जो कहलाता है वह ल्यूकोप्लास्टिड कहलाता है। ल्यूकोप्लास्टिड जो है रंगहीन लवक कहलाते हैं। ल्यूकोप्लास्टिड वे प्लास्टिड होते हैं जो रंगहीन होते हैं, इनमें कोई वर्णक नहीं होता, मुख्य रूप से भंडारण कार्य करते हैं। ये जड़ों, कंदों, बीजों आदि में पाए जाते हैं। प्लास्टिड के प्रकार देख लेते हैं तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसकी विशेषता क्या है, तो हरे रंग के क्लोरोफिल के कारण। इसका कार्य जो है प्रकाश संश्लेषण में। क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिक की बात करें तो पीले, नारंगी और लाल रंग के इसकी विशेषता होती है, यह फूलों और फलों को रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो यह रंगहीन होते हैं, शर्करा, वसा, प्रोटीन का भंडारण में होते हैं। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु को एक कोण पर घुमाने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। किसी वस्तु को एक कोण पर घुमाने में बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, आघूर्ण कहलाता है। जब किसी वस्तु को उसकी धुरी के चारों ओर घुमाने के लिए बल लगाया जाता है तो उस बल द्वारा किया गया कार्य आघूर्ण कहलाता है। आघूर्ण वह मात्रक जो यह मापता है कि कोई बल किसी वस्तु को घुमाने में कितनी प्रभावशीलता से काम करता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। आघूर्ण एक सदिश राशि, इसकी दिशा नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ब्यूटी पार्लर में बालों की सेटिंग, स्मूथनेस, शाइन और सुरक्षा के लिए जिन प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है उनमें सिलिकॉन एक प्रमुख घटक होता है। सिलिकॉन का उपयोग क्यों किया जाता है, तो यह बालों का रक्षा कवच बनाता है, बालों को चमकदार, मुलायम और उलझन रहित बनाता है, हीट से स्टाइलिंग जैसे स्ट्रेनर और ब्लो ड्रायर के समय बालों को नुकसान से बचाता है, बालों की नमी बनाए रखने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हाइड्रोजन का बहुतायत से पाई जाने वाली समस्थानिक कौन सा है। हाइड्रोजन का बहुतायत से पाया जाने वाला समस्थानिक कौन सा है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, प्रोटियम राइट आंसर हो जाए। प्रोटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। इनका प्रतीक क्या है, तो प्रोटियम का जो प्रतीक है वह 1H है, ड्यूटेरियम का जो प्रतीक है वह आपका 2H है, और जो टाइटेरियम का जो प्रतीक है वो 3H है, 3H है इसका प्रतीक। प्रोटियम में जो होता है वह न्यूट्रॉन 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होता है और टाइटेरियम में न्यूट्रॉन जो होता है 2 होता है। इसका जो प्रतीक होता है, इसका ड्यूटेरियम का डी से भी डिनोट करते हैं और टाइटेरियम को टी से भी डिनोट करते हैं। और ड्यूटेरियम में जो न्यूट्रॉन होता है 1 होता है, टाइटेरियम में जो न्यूट्रॉन होता है 2 होता है। और प्रोटोनियम जो होता है लगभग 99.98% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटोनियम क्यों सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। यह प्राकृतिक रूप से सबसे सामान्य और स्थिर हाइड्रोजन समस्थानिक है। इसका ड्यूटेरियम भारी जल में पाया जाता है। ड्यूटेरियम जो है भारी जल जैसे D2O में पाया जाता है। टाइटेरियम जो है रेडियोधर्मी और न्यूक्लियर रिएक्टरों में बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरल के क्वथनांक के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरल के क्वथनांक के लिए सही नहीं है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो यह तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यह सही हो जाएगा। या तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है, तो यह भी सही है। या कमरे के तापमान पर निर्भर नहीं करता, या गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक के लिए कमरे से कोई मतलब नहीं है। और यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। यह इस क्वथनांक के लिए सही नहीं है। क्वथनांक उस तापमान को कहते हैं जिस पर कोई तरल वाष्प में बदलता है, यानी जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यह
आपसे पूछा, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीनियस को माना जाता है। कार्ल लीनियस को वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लीनियस ने पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति की शुरुआत की। उन्होंने 1735 में सिस्टेमा नेचर नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जीवों को वर्गों में बांटा गया। लीनियस के अनुसार प्रत्येक जीव का दो भागों में होता है, पहला भाग वंश और दूसरा भाग जाति। उदाहरण के लिए जैसे होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। बाकी ऑप्शन में दिया डार्विन, तो उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया, वर्गीकरण के जनक नहीं है ये। आइंस्टीन की बात करें तो भौतिक विज्ञानी है जो सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। गेगर जान मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा के कारण। पदार्थ के कणों, अणु और परमाणु में गतिज ऊर्जा होने के कारण वे निरंतर गतिमान रहते हैं। गतिज ऊर्जा का अर्थ है किसी वस्तु की गति से जुड़ी ऊर्जा। जब तक पदार्थ के कणों में ऊष्मा होती है वह कंपन या गति करते रहते हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में कण गतिशील रहते हैं, अंततः केवल गति की तीव्रता में होता है। कण जो होते हैं गैसों में सबसे अधिक गति करते हैं, द्रव में मध्यम गति से और ठोस में सबसे कम गति से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तारों का टिमटिमाना की परिघटना से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के अपवर्तन से। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल अनेक परतों में विभाजित होता है, जिनकी घनता और तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से आने वाला प्रकाश इन विभिन्न परतों से गुजरता है तो उसकी दिशा बार बार बदलती है। इस बार बार बदलती दिशा के कारण तारों की स्थिति कभी थोड़ी ऊपर, कभी थोड़ी नीचे या बाईं दाईं दिखती है, जिससे वह टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जिसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ या थर्मल इफेक्ट भी कहते हैं। इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, केतली और हीटर जैसे सभी उपकरणों का कार्य विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब किसी चालक जैसे नाइक्रोम वायर से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो वह गर्म हो जाता है, जिसका कारण यह है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा विद्युत ऊर्जा को उष्मा बदल देती है या उष्मा वस्तुओं को गर्म करने के लिए उपयोग की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या होगी, आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम न्यूटन का दूसरा नियम प्रयोग करते हैं। क्या है न्यूटन का दूसरा नियम? तो बल बराबर F बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण है, तो यहां सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो F क्या दिया हुआ है, F हमको निकालना है। जो वो द्रव्यमान दिया 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण जो द्रव्यमान है वो 10 दिया हुआ है और जो आपका त्वरण है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 25 न्यूटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। या 2024 के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 न्यूटन। न्यूटन, इस याद रखने वाला पॉइंट क्या है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम हमेशा एसआई इकाइयों में प्रयोग करते हैं, केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। बल की इकाई क्या है, तो बल की इकाई न्यूटन होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं होता। कौन सा पदार्थ रेडियोधर्मी नहीं होता, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वह रेडियोधर्मी नहीं होता। सिलिकॉन एक स्थिर तत्व है, उसमें कोई रेडियोधर्मिता नहीं पाई जाती। यूरेनियम 235, थोरियम 232 और कोबाल्ट 60 सभी रेडियोधर्मी होते हैं। रेडियोधर्मिता का उपयोग कैंसर चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो यह एक सफेद दूध या सस्पेंशन होता है जिसके मुख्य घटक होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। OH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका उपयोग जो होता है एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को कम करने के लिए और हल्का जुबाल, कब्ज को राहत दिलाने के लिए। इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है। रासायनिक यौगिकों की विद्युतीय चालकता का परीक्षण किस यंत्र से किया जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, कंडक्टोमीटर के द्वारा। कंडक्टोमीटर क्या है? तो कंडक्टोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रासायनिक यौगिकों की विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जब वे जल से घुले होते हैं। कैसे काम करता है? तो यह किसी विलयन के आयनिक संचालन को मापता है। यदि कोई यौगिक आयनिक होता है तो यह जल में घुलकर विद्युत धारा प्रभावित करता है और यह माप कंडक्टोमीटर कहलाता है। ऑप्शन दिया वोल्टमीटर, तो वोल्टेज या विद्युत धारा मापने के लिए होता है। एमीटर क्या है? तो धारा मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही कम धारा का पता लगाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पादप कोशिका की कौन सी विशेषता इसे पशु कोशिका से अलग बनाती है? पादप कोशिका की कौन सी विशेषता इसे पशु कोशिका से अलग बनाती है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज युक्त कठोर भित्ति होती है जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती। इसमें प्लास्टिड और वैक्यूल भी होती है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो पौधों, कवकों और कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिकाओं को एक निश्चित आकार देती है, कोशिका को संरक्षण और मजबूती प्रदान करती है, यह संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। केवल पौधों में होती है कोशिका भित्ति, इसलिए पौधों की कोशिकाएं कठोर और स्थिर रूप होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोसिन में। सोडियम जिसका प्रतीक होता है Na और पोटेशियम जिसका प्रतीक होता है K अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं, खासकर पानी और हवा के संपर्क में आने पर। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वह Na होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 11 होता है। सोडियम किसी समूह का तत्व है, किस समूह का तत्व? क्षारीय धातु समूह का तत्व है। सोडियम का रंग चांदी जैसा सफेद होता है। और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 19 होता है। प्राकृतिक अवस्था जो है धातु होती है, रंग और स्वरूप हल्की चांदी जैसी धातु होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। इसका जो रासायनिक प्रतीक है वह F है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वह 9 है। आवर्त सारणी में जो स्थान है समूह 17 में है, आवर्ती इसकी 2 है, हेलोजन समूह है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बताइए। पौधों में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का नाम बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, स्टोमेटा। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर पाया जाने वाला सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान और जल वाष्प का निष्कासन होता है। हर स्टोमेटा के 2 रक्षक कोशिकाएं होती हैं जो इसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका की आत्मघाती थालियां किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैलियां किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरी हुई कोशिकांग होती है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन, वसा, शर्करा आदि को पचाते हैं। जब कोशिका को नष्ट करना हो जैसे रोगी, बूढ़ी या क्षतिग्रस्त कोशिका, तो यह अपने एंजाइम छोड़ देती है और कोशिका का आत्मपाचन करती है। इसी कारण इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 इसका आणविक सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र NaOH है। एक आपसे पूछता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका रासायनिक सूत्र जो है KOH है। एक पूछता है आपसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लोग जानते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2। एक एथेनॉल का पूछता है तो C2H5OH एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। सुक्रोज का भी ध्यान रखिए, C12H22 और O11 सुक्रोज का रासायनिक सूत्र है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है वह NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्लोरोफिल किस धातु तत्व के कारण हरा रंग देता है? क्लोरोफिल जो है किस धातु तत्व के कारण हरा रंग देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम के कारण। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम जिसका प्रतीक होता है Mg, परमाणु क्रमांक आप क्या होता है इसका बता दीजिए। तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 12। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह होता है। यह एक क्षारीय पृथ्वी धातु है। मैग्नीशियम आग में जलकर सफेद रोशनी देता है। क्लोरोफिल अणु में केंद्रीय धातु के रूप में मैग्नीशियम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत करके आते हैं इसको। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उसे वस्तु द्वारा तय
तय करेगी दूरी होगी, क्या होगी? तो बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शून्य या शून्य भी नहीं हो सकता। यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो इसका मतलब है कि वस्तु शुरुआत और अंत में एक ही स्थान पर आ गई, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कोई दूरी तय नहीं की। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 50 मीटर आगे जाकर फिर वापस वहीं आ जाता है, तो विस्थापन क्या होगा? 0, क्योंकि प्रारंभ और अंत का स्थान एक ही है। दूरी जो होगी 100 मीटर, क्योंकि 50 आगे प्लस 50 वापस। तो निष्कर्ष क्या है? विस्थापन 0 हो सकता है, लेकिन दूरी जो है 0 भी हो सकती है यदि वस्तु बिल्कुल नहीं हटी, पर 0 से अधिक भी हो सकती है, क्योंकि यदि वस्तु चली हो और वापस आ गई। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी वह विज्ञान है जो रक्त बनाने वाले अंगों और रक्त संबंधी रंगों का अध्ययन करता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन आपसे पूछ सकते हैं, तो भूकंप का अध्ययन जो करते हैं सिस्मोलॉजी में करते हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन इम्यूनोलॉजी में करते हैं। हार्मोन्स का अध्ययन एंड्रोक्रिनोलॉजी में करते हैं। और तारों और ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज के कारण। फलों का मीठा स्वाद जो होता है फ्रुक्टोज के कारण होता है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्यतः फलों में पाई जाती है। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है और यह सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। लैक्टोज जो ऑप्शन में दिया है दूध में होता है। माल्टोज अंकुरित अनाज 2 ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। राइबोज जो ऑप्शन में आरएनए में एक शर्करा है, पर स्वाद में इसका कोई योगदान नहीं। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। आपके आने वाले एग्जाम में आप इसको देख भी सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है, यह आज आपके लिए प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, बताइए वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।